प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में। भारत की राजनीति में कुछ नेता सत्ता से बड़े होते हैं और कुछ विचार समय से भी बड़े हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक चिंतक, विद्रोही मस्तिष्क और समाज परिवर्तन के योद्धा की जीवन यात्रा पर चलेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये कहानी केवल एक नेता की नहीं है, ये कहानी है प्रश्न करने की, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की और उस भारत की खोज की जहां लोकतंत्र केवल वोट नहीं बल्कि बराबरी का अधिकार हो। लोहिया ने हमें सिखाया कि आज़ादी केवल अंग्रेजों से नहीं बल्कि गरीबी, जाति, असमानता और मानसिक गुलामी से भी लड़ाई है। आइए समझते हैं उस विचारक को जिसने कहा, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। शुरू करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचार यात्रा। राम मनोहर लोहिया का जीवन ये सिखाता है कि किसी महान व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके विचारों से बनती है। 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जन्म लेने वाले लोहिया का बचपन सामान्य नहीं था। बहुत छोटी उम्र में मां का निधन हो गया। ये घटना केवल पारिवारिक दुख नहीं थी बल्कि उनके व्यक्तित्व को भीतर से गढ़ने वाली परिस्थिति बन गई। बचपन में ही उन्होंने जीवन की असुरक्षा, अकेलापन और संघर्ष को महसूस किया, जिसने उन्हें संवेदनशील और समाज के दुख को समझने वाला व्यक्ति बनाया। उनके पिता हीरालाल लोहिया स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। घर में राजनीतिक चर्चा, अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष और देश की चिंता का वातावरण था। इसलिए लोहिया के लिए देशभक्ति कोई पाठ्यपुस्तक का अध्याय नहीं रही। उन्होंने उसे घर की हवा में महसूस किया। उन्होंने समझ लिया कि राष्ट्र प्रेम भाषणों से नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने से पैदा होता है। बचपन से ही उनमें एक विशेष गुण था, प्रश्न करना। वे हर परंपरा, हर नियम और हर सामाजिक व्यवस्था को बिना सोचे स्वीकार नहीं करते थे। वे जानना चाहते थे कि समाज में गरीबी क्यों है, कुछ लोग ऊंचे और कुछ नीचे क्यों माने जाते हैं, और सत्ता हमेशा कुछ लोगों के हाथ में ही क्यों रहती है। यही प्रश्न करने की प्रवृत्ति आगे चलकर उन्हें एक क्रांतिकारी चिंतक बनाती है। लोहिया मानते थे कि जब समाज सवाल पूछना बंद कर देता है, तब सत्ता निरंकुश हो जाती है। प्रश्न लोकतंत्र की सांस है और जिज्ञासा स्वतंत्रता की शुरुआत। उनके अनुसार गुलामी केवल विदेशी शासन से नहीं आती बल्कि मानसिक चुप्पी से पैदा होती है। इसलिए उन्होंने जीवन भर लोगों को सोचने, तर्क करने और व्यवस्था को चुनौती देने की प्रेरणा दी। उनके प्रारंभिक जीवन का यही अनुभव आगे चलकर उनके पूरे राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की नींव बना कि बदलाव हमेशा विचार से शुरू होता है, जन्म या पद से नहीं। राम मनोहर लोहिया के जीवन में शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी बल्कि समाज को समझने और बदलने की चेतना विकसित करने का साधन थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता और बनारस में प्राप्त की। उस समय भारत स्वतंत्रता आंदोलन की लहर से गुजर रहा था, इसलिए पढ़ाई उनके लिए सिर्फ परीक्षा पास करने का लक्ष्य नहीं रही। वे शिक्षा के माध्यम से समाज, राजनीति और मनुष्य की स्थिति को समझना चाहते थे। उच्च शिक्षा के लिए वे जर्मनी गए और बर्लिन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध विषय था भारत का नमक सत्याग्रह। ये चयन ही उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। जब अधिकतर छात्र पश्चिमी विषयों पर शोध करते थे, तब लोहिया ने भारतीय जन आंदोलन को वैश्विक राजनीतिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि गांधी का नमक सत्याग्रह केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि जनता की सामूहिक शक्ति का उदाहरण था। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने यूरोप की बदलती राजनीति को बहुत करीब से देखा। वहां पूंजीवाद की आर्थिक असमानताएं थीं, फासीवाद का उभार हो रहा था और समाजवाद नई उम्मीद के रूप में उभर रहा था। उन्होंने देखा कि आधुनिक और विकसित माने जाने वाले समाज भी शोषण, सत्ता संघर्ष और असमानता से मुक्त नहीं हैं। इससे उनके विचारों में गहराई आई। यही उन्होंने समझा कि भारत की समस्या केवल अंग्रेजी शासन तक सीमित नहीं है। यदि अंग्रेज चले भी जाए तो भी समाज में जाति, गरीबी, लैंगिक भेदभाव और आर्थिक असमानता बनी रहेगी, तो वास्तविक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इसलिए उनके भीतर ये विचार मजबूत हुआ कि राजनीतिक आज़ादी के साथ सामाजिक क्रांति भी आवश्यक है। शिक्षा ने उन्हें विद्वान नहीं बल्कि जागरूक समाज परिवर्तनकारी बनाया। राम मनोहर लोहिया के वैचारिक निर्माण में महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था, लेकिन ये प्रभाव अनुकरण या अंधभक्ति का नहीं था बल्कि संवाद और आलोचनात्मक समझ का था।
लोहिया ने गांधी से ये सीखा कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का खेल नहीं है, बल्कि नैतिकता, सत्य और जनता की भागीदारी पर आधारित सामाजिक आंदोलन होना चाहिए। सत्याग्रह, अहिंसा और जनशक्ति की अवधारणा ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि बिना हथियार उठाए भी जनता संगठित होकर साम्राज्यवादी सत्ता को चुनौती दे सकती है। गांधी ने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा और यही विचार लोहिया के भीतर स्थायी रूप से बैठ गया। परंतु लोहिया का स्वभाव प्रश्न करने वाला था। उन्होंने गांधी को गुरु की तरह सम्मान दिया, लेकिन उनके विचारों को अंतिम सत्य नहीं माना। वे समझते थे कि अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, परंतु उससे समाज स्वतः न्यायपूर्ण नहीं बन जाएगा। यदि स्वतंत्र भारत में वही जातिगत ऊंच नीच, आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय जारी रहे, तो स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन बनकर रह जाएगी। लोहिया का मानना था कि भारत की असली समस्या केवल विदेशी शासन नहीं, बल्कि समाज की आंतरिक संरचना है। उन्होंने महसूस किया कि जाति व्यवस्था लोगों की क्षमता को दबाती है, गरीबी मनुष्य की स्वतंत्रता छीन लेती है और सामाजिक भेदभाव लोकतंत्र को खोखला बना देता है। इसलिए वे राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक बराबरी को अनिवार्य मानते थे। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और भागीदारी मिलना। यही से लोहिया की सोच गांधी से आगे बढ़ती दिखाई देती है। गांधी ने नैतिक राजनीति की नींव रखी, जबकि लोहिया ने उस नींव पर समाजवादी परिवर्तन की कल्पना की। वे चाहते थे कि अहिंसा केवल आंदोलन की रणनीति न रहे, बल्कि समाज की संरचना भी बराबरी पर आधारित हो। उन्होंने लोकतंत्र को केवल चुनावों तक सीमित नहीं माना, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और सत्ता के विकेंद्रीकरण से जोड़कर देखा। इस तरह लोहिया का विचार गांधी की नैतिक चेतना और समाजवाद की समानता की आकांक्षा का संगम बन गया। वे ना तो परंपरा के अंध समर्थक थे और ना ही पश्चिमी विचारधाराओं के अंध अनुयायी। उन्होंने भारतीय वास्तविकताओं के आधार पर एक ऐसी राजनीति की कल्पना की जिसमें संघर्ष भी हो, करुणा भी हो और क्रांति भी, लेकिन मनुष्य की गरिमा केंद्र में रहे। यही कारण है कि लोहिया को समझना गांधी की प्रेरणा और समाजवादी परिवर्तन की संयुक्त यात्रा को समझना है। राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक जीवन का एक निर्णायक मोड़ वो था जब 1934 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को संगठित रूप दिया। उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन लोहिया और उनके साथियों को महसूस हो रहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः शिक्षित और प्रभावशाली वर्ग के हाथों में केंद्रित है, जबकि भारत की वास्तविक शक्ति किसान, मजदूर और गरीब जनता राजनीतिक निर्णयों से दूर है। इसी सोच से कांग्रेस सोशलिस्ट धारा का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य कांग्रेस से अलग होना नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर सामाजिक न्याय की आवाज को मजबूत करना था। लोहिया मानते थे कि यदि आज़ादी केवल सत्ता हस्तांतरण बनकर रह गई तो आम लोगों के जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने राजनीति को गरीबों की समस्याओं से जोड़ने का प्रयास किया। उनकी दृष्टि में लोकतंत्र का अर्थ केवल संसद या सरकार नहीं था। वे चाहते थे कि सत्ता दिल्ली या बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों तक पहुंचे। भारत का अधिकांश समाज गांवों में रहता था, लेकिन निर्णय शहरों में होते थे। लोहिया इस असंतुलन को बदलना चाहते थे। वे स्थानीय स्वशासन, पंचायत शक्ति और विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक बने। उनका विश्वास था कि जब तक गांव स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। आर्थिक बराबरी भी उनके आंदोलन का केंद्रीय विचार था। वे पूंजी के अत्यधिक केंद्रीकरण के विरोधी थे। उनका मानना था कि कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति और संसाधनों का नियंत्रण समाज में अन्याय पैदा करता है। इसलिए उन्होंने ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना की जिसमें उत्पादन का लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचे और श्रमिक को सम्मानजनक जीवन मिले। लोहिया की राजनीति सत्ता पाने की नहीं, बल्कि सत्ता को जवाबदेह बनाने की राजनीति थी। वे चुनावी सफलता से अधिक जनजागरण को महत्व देते थे। वे मंचों पर भाषण देने वाले पारंपरिक नेता नहीं थे। वे आंदोलनों, जेल यात्राओं और जनता के बीच रहने वाले कार्यकर्ता थे। उन्होंने राजनीति को पेशा नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी माना। उनके लिए आंदोलन ही असली राजनीति था। ऐसा आंदोलन जो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को भी ये एहसास दिलाए कि लोकतंत्र उसका है।
इसी कारण लोहिया को केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि जन आंदोलन के विचारक और समाज परिवर्तन के संघर्षशील प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। राम मनोहर लोहिया के जीवन का सबसे कठोर और निर्णायक दौर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय आया। जब अंग्रेजी शासन के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह की लहर उठी, तब कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे समय में लोहिया उन नेताओं में थे जिन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन को जीवित रखा। वे गुप्त रूप से संदेश पहुंचाते, जनसभाएं संगठित करते और जनता को ये विश्वास दिलाते रहे कि स्वतंत्रता की लड़ाई नेताओं की गिरफ्तारी से समाप्त नहीं होती। अंग्रेज सरकार उन्हें अत्यंत खतरनाक क्रांतिकारी मानती थी, क्योंकि वे केवल विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि जनता के भीतर साहस जगा रहे थे। अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जो समय आया, वो किसी भी सामान्य व्यक्ति को तोड़ देने वाला था। जेल में उन्हें शारीरिक यातनाएं दी गईं, लगातार पूछताछ हुई, मानसिक दबाव बनाया गया और लंबे समय तक अलगाव में रखा गया ताकि उनका मनोबल टूट जाए। लेकिन लोहिया का संघर्ष केवल बाहरी सत्ता से नहीं था, वो भीतर की निर्भीकता का भी संघर्ष था। उन्होंने समझ लिया था कि दमनकारी शासन का सबसे बड़ा हथियार हिंसा नहीं, बल्कि भय होता है। सत्ता चाहती है कि लोग डर जाएं, चुप हो जाएं और अन्याय को स्वीकार कर लें। इसलिए उन्होंने जेल को हार नहीं, बल्कि प्रतिरोध का स्थान बना दिया। यातनाएं उनके विचारों को दबा नहीं सकी, बल्कि और अधिक दृढ़ बना गईं। जेल के अनुभव ने उनके राजनीतिक दर्शन को और स्पष्ट किया। उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि मानसिक साहस की अवस्था है। यदि मनुष्य डर से मुक्त हो जाए, तो कोई भी सत्ता उसे स्थायी रूप से गुलाम नहीं बना सकती। यही कारण था कि वे बार बार कहते थे कि डर ही सत्ता का असली हथियार है और उसे तोड़ने का एकमात्र तरीका है जनता का जागृत साहस। इस दौर ने लोहिया को केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि विद्रोह की जीवित प्रतीक बना दिया। उन्होंने साबित किया कि क्रांति केवल भाषणों से नहीं, बल्कि कष्ट सहने की क्षमता से जन्म लेती है। जेल की दीवारें उनके शरीर को कैद कर सकीं, लेकिन उनके विचार और संघर्ष की भावना को नहीं रोक सकीं, और यही उनकी राजनीतिक विरासत की सबसे बड़ी शक्ति बनी। राम मनोहर लोहिया ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता को ऐतिहासिक उपलब्धि माना, लेकिन वे उन नेताओं में नहीं थे जिन्होंने आज़ादी को अंतिम लक्ष्य मान लिया। देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजी शासन समाप्त हुआ, राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया, पर लोहिया ने समाज की वास्तविक स्थिति को देखकर एक असहज प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि सत्ता बदल गई है, लेकिन समाज की संरचना नहीं बदली। गरीब अभी भी गरीब है, जाति व्यवस्था कायम है, स्त्री और पिछड़े वर्ग हाशिए पर हैं, और प्रशासनिक ढांचा अब भी जनता से दूर है। उनके लिए स्वतंत्रता केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, वो सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत होनी चाहिए थी। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी सत्ता धीरे धीरे एक नए अभिजात वर्ग के हाथों में केंद्रित हो रही है। लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन आम नागरिक की भागीदारी सीमित रही। यही कारण था कि वे स्वतंत्र भारत की सरकार और बड़े नेताओं की खुलकर आलोचना करने लगे, चाहे वे कितने ही लोकप्रिय या शक्तिशाली क्यों न हों। लोहिया की आलोचना व्यक्तिगत विरोध नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना का हिस्सा थी। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब सत्ता से लगातार प्रश्न किए जाएं। यदि स्वतंत्रता के बाद नेता आलोचना से ऊपर समझे जाने लगे, तो वही लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जिसके लिए संघर्ष किया गया था। इसलिए उन्होंने विपक्ष की राजनीति को राष्ट्र विरोध नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का आवश्यक तत्व माना। उन्होंने राजनीति को पद, मंत्रालय या सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं बनाया। वे चुनाव लड़ते थे, संसद में जाते थे, लेकिन उनका उद्देश्य शासन करना नहीं, बल्कि शासन को जवाबदेह बनाना था। वे जनता की ओर से बोलने वाले आलोचक थे। उनके भाषणों में तीखापन था, क्योंकि वे समझते थे कि समझौता करने वाली राजनीति सामाजिक अन्याय को लंबा जीवन देती है। लोहिया ने बार बार चेताया कि अगर स्वतंत्र भारत सामाजिक बराबरी की दिशा में कदम नहीं उठाएगा, तो राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी रह जाएगी। उनके लिए असली देशभक्ति सरकार की प्रशंसा नहीं, बल्कि गलतियों को सामने लाना था। इसी कारण उनकी राजनीति विरोध की राजनीति थी, नकारात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि सुधार और परिवर्तन के लिए संघर्ष की राजनीति। वे सत्ता के भीतर समाने वाले नेता नहीं बने,
वे सत्ता को चुनौती देने वाली लोकतांत्रिक आवाज बने रहे और यही उन्हें स्वतंत्र भारत के सबसे अलग और साहसी चिंतकों में खड़ा करता है। राम मनोहर लोहिया के विचारों में सप्त क्रांति केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि मानव समाज को गहराई से समझकर तैयार किया गया परिवर्तन का व्यापक दर्शन था। लोहिया ने महसूस किया कि समाज में अन्याय केवल एक रूप में नहीं होता। यदि केवल सरकार बदल दी जाए या केवल आर्थिक व्यवस्था सुधार दी जाए तो भी मनुष्य पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अन्याय के 7 ऐसे रूपों की पहचान की जो मानव सभ्यता को भीतर से नियंत्रित करते हैं। उन्होंने सबसे पहले स्त्री पुरुष असमानता को चुनौती दी। उनके अनुसार हजारों वर्षों से समाज ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सीमित रखा है। जब तक स्त्री को बराबरी नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी समाज आधुनिक या लोकतांत्रिक नहीं कहलाया जा सकता। वे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्र पहचान के प्रबल समर्थक थे। दूसरा संघर्ष जाति व्यवस्था के विरुद्ध था। लोहिया मानते थे कि भारत में असमानता की जड़ आर्थिक गरीबी से भी गहरी है। वो है जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। जाति व्यक्ति की क्षमता को जन्म से तय कर देती है, जो लोकतंत्र और मानव गरिमा दोनों के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने सामाजिक प्रतिनिधित्व और अवसरों की समानता को क्रांति का आवश्यक हिस्सा माना। तीसरा प्रश्न रंग भेद और नस्लीय श्रेष्ठता का था। यूरोप के अनुभवों से उन्होंने समझा कि त्वचा, नस्ल या बाहरी पहचान के आधार पर मनुष्य को श्रेष्ठ या हीन मानना वैश्विक अन्याय है। वे मानवता को एक साझा परिवार के रूप में देखते थे। चौथा संघर्ष आर्थिक शोषण के खिलाफ था। लोहिया पूंजी के अत्यधिक केंद्रीकरण को लोकतंत्र के लिए खतरा मानते थे। उनका विश्वास था कि जब संपत्ति और संसाधन कुछ लोगों के हाथ में जमा हो जाते हैं तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी अर्थहीन हो जाती है। इसलिए आर्थिक बराबरी उनके समाजवाद का केंद्र बनी। पांचवा मुद्दा विदेशी प्रभुत्व का था। वे केवल राजनीतिक उपनिवेशवाद के विरोधी नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक निर्भरता को भी नई गुलामी मानते थे। उनका मानना था कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के बिना राष्ट्र स्वतंत्र नहीं रह सकता। छठी क्रांति निजी जीवन पर अत्याचार के खिलाफ थी। लोहिया ने ये महत्वपूर्ण बात कही कि सत्ता केवल राज्य के रूप में नहीं होती। परिवार, समाज और परंपराएं भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करती हैं। उन्होंने व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता, विचार की आज़ादी और जीवन शैली की स्वायत्तता का समर्थन किया। सातवीं और अंतिम क्रांति युद्ध और हिंसा के विरुद्ध थी। वे मानते थे कि आधुनिक सभ्यता हथियारों की दौड़ में फंसकर मानवता को विनाश की ओर ले जा रही है। स्थायी शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अहिंसक विश्व व्यवस्था उनके सपनों का हिस्सा थी। इस प्रकार सप्त क्रांति किसी एक वर्ग या देश की राजनीति नहीं थी, बल्कि मनुष्य की समग्र मुक्ति का कार्यक्रम थी। लोहिया ने समाज को केवल आर्थिक या राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और वैश्विक स्तर पर परिवर्तन की जरूरत बताई। इसलिए इसे एक वैज्ञानिक मॉडल कहा जा सकता है। ऐसा मॉडल जो बताता है कि सच्ची क्रांति तब होती है जब मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र से अन्याय समाप्त करने का प्रयास किया जाए। राम मनोहर लोहिया भाषा को केवल संवाद का साधन नहीं मानते थे। उनके लिए भाषा समाज में शक्ति, अवसर और सम्मान तय करने वाली व्यवस्था थी। उन्होंने स्वतंत्र भारत को ध्यान से देखा और पाया कि अंग्रेजी शासन समाप्त होने के बाद भी अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बना रहा। प्रशासन, न्यायालय, उच्च शिक्षा और सरकारी निर्णयों की भाषा अंग्रेजी ही बनी रही, जिसे समाज 2 हिस्सों में बंट गया। एक छोटा अंग्रेजी जानने वाला शासक वर्ग और विशाल भारतीय भाषाएं बोलने वाली जनता। लोहिया का तर्क था कि जब शासन और ज्ञान ऐसी भाषा में हो जिसे अधिकांश लोग समझ ही ना सके, तो लोकतंत्र वास्तविक नहीं रह जाता। भाषा धीरे धीरे सत्ता का उपकरण बन जाती है। जो अंग्रेजी जानता है वही नौकरी, प्रशासन और निर्णय प्रक्रिया में प्रवेश पा लेता है, जबकि प्रतिभाशाली लेकिन स्थानीय भाषा बोलने वाला व्यक्ति पीछे छूट जाता है। इस प्रकार भाषा सामाजिक असमानता को स्थायी बना देती है। वे अंग्रेजी के ज्ञान के विरोधी नहीं थे, बल्कि उसके वर्चस्व के विरोधी थे। उनका कहना था कि विदेशी भाषा सीखना गलत नहीं, लेकिन उसे श्रेष्ठता का प्रतीक बना देना खतरनाक है। यदि शिक्षा मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में होगी तो ज्ञान समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा,
किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा और गांव का छात्र भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेगा। लोहिया ने भाषा को सांस्कृतिक स्वाभिमान से जोड़ा। उनके अनुसार जिस समाज की सोच, शिक्षा और प्रशासन अपनी भाषा में नहीं होते, वो मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाता। वे चाहते थे कि भारत की विविध भाषाएं ज्ञान की भाषा बने, विज्ञान और प्रशासन की भाषा बने, ताकि लोकतंत्र केवल संविधान में नहीं बल्कि जीवन में दिखाई दे। उनकी दृष्टि में असली समानता तब आएगी जब ज्ञान कुछ विशेष वर्ग की संपत्ति न रहे। शिक्षा, विज्ञान, कानून और शासन आम जनता की समझ में आए। यही लोकतांत्रिक समाज की पहचान है। इसलिए उनका संदेश स्पष्ट था। ज्ञान पर किसी भाषा या वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान समाज की सामूहिक संपत्ति है और जब भाषा जनता की होगी तभी लोकतंत्र सच में जनता का होगा। राम मनोहर लोहिया का जीवन 12 अक्टूबर 1967 को शारीरिक रूप से समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचारों की यात्रा वहीं समाप्त नहीं हुई। लोहिया उन विरले चिंतकों में थे जिनकी पहचान पद, सत्ता या लंबे शासनकाल से नहीं बल्कि प्रश्न करने की परंपरा से बनी। उनका विश्वास था कि व्यक्ति मर सकता है, पर विचार यदि समाज की चेतना में प्रवेश कर जाएं, तो वे पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। स्वतंत्र भारत में उन्होंने लोगों को सबसे बड़ा पाठ ये दिया कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता। जनता यदि 5 वर्षों तक चुप बैठ जाए और केवल चुनाव के समय ही जागे, तो लोकतंत्र धीरे धीरे सत्ता केंद्रित व्यवस्था में बदल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। इसका अर्थ था कि जागरूक समाज लगातार सत्ता से प्रश्न करता है, निर्णयों पर बहस करता है और अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता है। लोहिया का अंतिम संदेश संघर्ष का आह्वान नहीं बल्कि जिम्मेदारी की याद दिलाना था। वे चाहते थे कि नागरिक केवल मतदाता न रहें बल्कि सक्रिय भागीदार बने। सत्ता चाहे किसी भी दल या व्यक्ति के हाथ में हो, जनता का कर्तव्य है कि वो उसे जवाबदेह बनाए रखे। उनके अनुसार लोकतंत्र तब जीवित रहता है जब समाज में असहमति की जगह बनी रहती है और आलोचना को राष्ट्र विरोध नहीं माना जाता। बराबरी उनके विचारों का केंद्र थी। उन्होंने जीवन भर ये समझाने की कोशिश की कि स्वतंत्रता का असली अर्थ अवसर की समानता, सामाजिक सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवस्था है। यदि समाज में जाति, गरीबी, लैंगिक भेदभाव और असमानता बनी रहती है, तो स्वतंत्रता अधूरी रहती है। इसलिए उन्होंने संघर्ष को नफरत नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का माध्यम माना। लोहिया की विरासत हमें ये सिखाती है कि इतिहास केवल महान नेताओं को याद करने के लिए नहीं होता, बल्कि उनके अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने के लिए होता है। उनका जीवन एक सतत चेतावनी है। लोकतंत्र स्थायी नहीं होता, उसे जीवित रखना पड़ता है। जब समाज सवाल पूछता है, बराबरी की मांग करता है और अन्याय को सामान्य मानने से इनकार करता है, तभी लोहिया के विचार सच अर्थों में जीवित रहते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जीवन हमें ये सिखाता है कि समाज बदलने के लिए केवल सत्ता नहीं बल्कि जागरूक नागरिकों की आवश्यकता होती है। उन्होंने हमें बताया, सवाल करना देशद्रोह नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची देशभक्ति है। जब समाज बराबरी की बात करता है, जब युवा सोचने लगते हैं, जब जनता सत्ता से जवाब मांगती है, तभी लोकतंत्र जीवित रहता है। आज का प्रश्न आपसे है, क्या हम केवल दर्शक बनकर रहेंगे या जागरूक नागरिक बनकर समाज को बेहतर बनाएंगे? यदि ये ज्ञान यात्रा आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। ये ऑडियो बुक रेडियो पाठशाला की बहुजन उत्थान प्लेलिस्ट का एक विशेष एपिसोड है। ऐसी ही गहन, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए रेडियो पाठशाला की सभी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार, नए प्रश्न और नए ज्ञान के साथ।